नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपलसरी क्लासेज ऐप में। आज हम देखने वाले हैं अपना जैव प्रक्रम का नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। आप देखो, उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग लगा लेते हैं। हम किसके बारे में आज चर्चा करेंगे? उत्सर्जन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। अब उत्सर्जन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कवर करेंगे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं वो कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट बी स्टार्ट। देखो, उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। अब जो उत्सर्जन होता है और हमारा शरीर, और जो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं ना, जो इस उत्सर्जन में भागीदारी निभाएंगे, उन सभी को मिलाकर के क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले एक्सक्रीशन के बारे में जानो, एक्सक्रीटरी के बारे में जानो यानी उत्सर्जन के बारे में। अब हमारे शरीर में बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ होते हैं कि नहीं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो उन पदार्थों का त्याग करना शरीर से बहुत जरूरी होता है, ताकि सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी की क्या बनी रहे? रेगुलेट बनी रहे, एकदम सही चलती रहे। यस और नो? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऑक्सीजन हमने ग्रहण कर ली और ग्रहण करने के बाद में उसे हम किस में तब्दील करते हैं? CO2 के अंदर। अब ये CO2 हमारे लिए क्या अपशिष्ट है या फिर उपयोगी? बोले सर ये तो अपशिष्ट हुई हमारे लिए, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसका मतलब इसको बाहर हमारे को फेंकना होगा कि नहीं फेंकना होगा? हाँ। तो ये क्या हो गया? एक हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ हो गया जिसे हमें बाहर फेंकना ही होगा। क्लियर है? यानी इसका उत्सर्जन करना ही होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे अपशिष्ट पदार्थ हमारे डाइजेशन के बाद में बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीटा के साथ में बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के आयंस उसमें होते हैं, अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ उस एक्सक्रीटा के साथ में होते हैं कि नहीं? इस प्रकार से हमारे शरीर में इन अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थों को बाहर समय समय पर त्यागना जरूरी होता है। जैसे हम थूकते हैं ना, उसके साथ में भी विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बाहर त्याग दिए जाते हैं और वो जरूरी भी होते हैं। यस और नो? जैसे पसीना रिलीज होता है, उस दौरान भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का त्याग होता है, उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। क्लियर है? उत्सर्जन में क्या होता है, इसकी रियल डेफिनेशन देखते हैं। आखिर उत्सर्जन क्या होता है? शरीर में जो नाइट्रोजनी पदार्थ बन चुके हैं उनका त्याग करना, यानी हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से बाहर त्याग करना ही क्या होता है? एक्सक्रीटरी होता है, उत्सर्जन होता है। बात समझ में आ गई? यानी शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का त्याग क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। यस और नो? चलो, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, जब आप नोट्स तैयार करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट तो आप समझ ही गए ना। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सभी क्या होते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं। यस और नो? अपशिष्ट का त्याग क्या कहलाता है? अपशिष्ट का त्याग ही उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर है? देखो, अब मेरी बात सुनो। बोले सर एक बात बताओ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पूरी बात समझाओगे क्या? अरे भैया देखो, हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहाँ से आते हैं? प्रोटीन होती है या नहीं? बोले सर बिल्कुल होती है। प्रोटीन जो है किससे मिलकर के बनती है? बोले सर सभी को पता है, अमीनो एसिड से। अब जैसे ही अमीनो एसिड का क्या कर दो? अमीनीकरण कर दो। क्या कर दो? अमीनीकरण कर दो। सॉरी, विअमीनीकरण करो, ताकि हम क्या कर सकें? इससे अमोनिया अलग कर सके। विअमीनीकरण कर दो किससे? इन एमिनो एसिड से। क्या बन जाएगा? बोले सर अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। ये क्या हुआ? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। यानी इसका क्या करना है? त्याग करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूं, बात पे फोकस करना। ये जो हमारे शरीर के अंदर ये अमोनिया बन गया है, इसका त्याग करना जरूरी होता है। और ये एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, तो ये क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया। लेकिन हमारी जो बॉडी होती है डायरेक्ट अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करती है। बेसिकली अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करती है। तो बोले सर फिर किसका उत्सर्जन करेगी? इस अमोनिया को लीवर के द्वारा किस में बदल दिया जाता है? यूरिया के अंदर बदल दिया जाता है। किस में बदला जाता है? यूरिया में बदल दिया जाता है। बोले सर एक बात हमने आपसे डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि आपने बताया था ये जो अमोनिया होता है वो विषाक्त होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही पढ़ी थी। और बोले सर आपने एक बात और बताई थी, जो ये यूरिया होता है वो कम विषाक्त होता है। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल सही याद कर रखे हो, कम विषाक्त होता है। कम विषाक्त यानी विषैला कम होता है। यस और नो?
अब इस कम विषाक्त पदार्थ को यानी कि यूरिया को, ये जो बना यूरिया है, इसके उत्सर्जन के लिए क्या किया जाता है, किडनी को दे दिया जाता है। किसको दे दो भैया, किडनी को दे दो। और किडनी जो होती है हमारे शरीर में उत्सर्जन की यूनिट होती है, इकाई होती है, जो कि मुख्य हमारा उत्सर्जन का क्या होता है, अंग होता है। जब आपको प्राथमिक उत्सर्जन का अंग पूछ ले तो क्या जवाब दोगे, किडनी होती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। अब वापस से इस लीला को समझो, प्यारा सा एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं यहां से। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है किससे मिलकर के बनी है, एमिनो एसिड से। अमीनो एसिड का क्या कर दो, डीनाइट्रिफिकेशन यानी विअमीनीकरण कर दो, क्या प्राप्त हो जाएगा, अमोनिया। यस और नो। अब अमोनिया हमारे शरीर के द्वारा डायरेक्ट त्याग नहीं किया जाता। बोले सर रुको, मैंने कहा क्या, क्यों नहीं किया जा सकता, अमोनिया भी तो नाइट्रोजनी पदार्थ है ना। बोल, मैंने कहा ये विषाक्त पदार्थ है। हाँ तो सर यही तो करना है, विषाक्त पदार्थ को ही तो बाहर त्यागना है, लीला तो यही चल रही है ना। मैंने कहा सही बात है, तो इसका रियल रीजन समझो कि इस अमोनिया को हम डायरेक्ट त्याग क्यों नहीं करते। उसके पीछे का रीजन ये है, हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है एक निश्चित मात्रा है, हम ग्रहण में कितना करते हैं, एक निश्चित पानी की मात्रा ग्रहण करते हैं। यस और नो। ऐसा तो है ही नहीं ना कि हम पूरी तरह से फुल हो चुके हैं पानी की और हमने एक टैंक और बना रखा है, उसमें पानी डाल दो, आने दो आने दो, ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास में काम आएगा। ये जो अमोनिया विषाक्त पदार्थ होता है, इसको हमारे शरीर से बाहर त्यागने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। लिसन अगेन, इस अमोनिया विषाक्त पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास में इतना भी जल नहीं होता कि हम अमोनिया का डायरेक्टली त्याग कर सकते हैं। यस और नो। इसलिए इसको अमोनिया को लीवर क्या करती है भैया, यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो यूरिया होता है ना, ये यूरिया कम विषाक्त तो है ही, साथ में इसको क्या किया जाता है, इसका त्याग करने के लिए पानी की लेस क्वांटिटी चाहिए, यानी कम मात्रा चाहिए। अब कम मात्रा तो हमारे पास में है नहीं। अमोनिया का हम डायरेक्ट पता है कब त्याग कर सकते थे, जब हम एकदम बाहुबली की तरह वो शिवलिंग उठाया था ना, उसी प्रकार से एक पानी का कैंपर साथ रखे ना कि भैया ये वाला कैंपर जो चाहिए पानी का, वो मेरे पीने के नहीं बल्कि अमोनिया को बाहर उत्सर्जित करने के लिए चाहिए। अगर ऐसा सीन बन जाए तो हम अमोनिया भी बाहर त्यागना शुरू कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन ऐसा सीन बनता नहीं है। तो लीवर क्या करेगा, उसको कम विषाक्त पदार्थ यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एक तो आपको ये पता चल गया कि अमोनिया को हम यूरिया में क्यों कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक काम और पता चल गया, लीवर का फंक्शन पता चल गया कि जो लीवर होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है, यानी जो अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको कम विषाक्त पदार्थों में कन्वर्ट करती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुन लो, ये यूरिया अमोनिया से जो यूरिया बनता है वो ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा बनता है, ऑर्निथीन चक्र के, लिख दूं है ना। वैसे तो देखो याद रहे तो अच्छी बात है, ऑर्निथीन साइकिल इसे कहा जाता है। यस और नो, बात समझ में आ गई, क्लियर है फंडा। चलो आगे देखो। अब इस यूरिया को किडनी को पास कर दो, किडनी क्या करती है, उत्सर्जन करने का कार्य करती है, मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाएगा, मूत्र के साथ में उत्सर्जित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई सारी, ठीक है। अब एक वर्ड समझो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक शब्द समझो जिसे कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्या कहा जाता है, ओस्मो, ओ एस है ये, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रासरण नियमन। इसे क्या कहते हैं, प्रासरण नियमन। इस शब्द को समझो, ये शब्द आपके लिए अच्छा बन जाता है ना। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, प्रासरण नियमन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन का जो मतलब होता है, हमारे शरीर में जल क्या H2O तथा अमोनिया क्या NH3, जल और अमोनिया की मात्रा का नियमन ही क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं। इसका मतलब मैं ये बोल दूं, अमोनिया का ना बोल करके इससे भी शुद्ध एकदम जो एनसीईआरटी की बात लिखूं मैं, है ना। अमोनिया को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो एनसीईआरटी ने बोला है वो देखो, है ना। अमोनिया का नहीं बोलेंगे, बेसिकली जो सही होगा वो अमोनिया नहीं लवण होगा, है ना। लवण के साथ में सांद्रता बनती है, अमोनिया तो एक अलग पदार्थ हो गया। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब हो जाता है जल, हमारे शरीर के अंदर जल और लवण, जल और साल्ट, वाटर और साल्ट का जो रेगुलेशन होता है, मात्रा क्या, कि कितनी मात्रा हमारे शरीर में जल की चाहिए, कितनी मात्रा हमारे शरीर में साल्ट की चाहिए, इसका जो रेगुलेशन होता है वही होता है प्रासरण नियमन। बात समझ में आ गई। ये
और भी अच्छे से समझाता हूं, है ना, ताकि एकदम फंडा क्या हो जाए आपका क्लियर। अब देखो ओस्मो रेगुलेशन के आधार पर ना दो प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के जीव होते हैं। क्लियर है? 2 प्रकार के। बोले सर समझा क्यों रहे हो? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि क्योंकि मैं एक लाइन आपको बताने वाला हूं। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख कर भी चला जाऊं ना तो भी आप रट लोगे, लेकिन मुझे रटाना नहीं है, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा है। यस और नो? सहमत हो ना इस बात से? हाँ। तो 2 प्रकार के ओस्मोरेगुलेटिव जीव होते हैं। एक तो यहां पे कौन हो जाते हैं? परासरण संरूपी। पराशरण संरूपी। संरूपी, ठीक है। इंग्लिश में लिखूं क्या? वैसे तो देखो इंग्लिश में भी मैं बता देता हूं, फिर आप चाहो तो लिख लेना। इसे क्या बोला जाता है? प्रासरण संरूपी को ओस्मो कन्फर्मर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओस्मो कन्फर्मर, ठीक है, लिख दो, है ना, ओस्मो कन्फर्मर, ठीक है। ये लो। दूसरे जो जीव होते हैं ओस्मो रेगुलेशन के आधार पर, वो होते हैं पराशरण नियामक। रेगुलेटर जिन्हें बोला जाता है, नियामक। ओके, ठीक है। एक होते हैं ओस्मो कन्फर्मर और एक दूसरे कौन से होते हैं? ओस्मो रेगुलेटर जिन्हें बोला जाता है, यानी परासरण नियामक, ठीक है। नियामक, नियमन नहीं, नियामक। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों टर्म्स को समझ लो। क्या कहती है ये दोनों टर्म्स? प्रासरण संरूपी कौन से जीव होते हैं? प्रासरण संरूपी वे जीव होते हैं जो अपने शारीरिक द्रव्य को, जो अपने शारीरिक द्रव्य यानी हमारे शरीर में जो द्रव्य है, जो अपने शारीरिक द्रव्य की जो प्रासरणीयता है, द्रव्य की प्रासरणीयता किसके द्वारा मापेंगे? जल और लवण। यानी प्रासरण संरूपी वे जीव होते हैं जो अपनी शारीरिक द्रव्य प्रासरणीयता का नियमन बाह्य वातावरण के अनुसार क्या कर दें? परिवर्तित कर दें। बात समझ में आई? जैसे मान करके चलो ये कोई जीव है एक, इसके जो शरीर के अंदर की प्रासरणीयता है वो बाह्य वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ओस्मो कन्फर्मर, यानी प्रासरण संरूपी। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको आगे तक याद रहे। जो शारीरिक द्रव्य, वे जीव जो शारीरिक द्रव्यों की प्रासरणीयता, प्रासरणीयता का मतलब समझ गए? जल और साल्ट्स की प्रासरणीयता हम देखते हैं, रेगुलेशन। ओके, प्रासरणीयता बाह्य वातावरण के अनुसार, बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित करें। वैसे देखो ये मुझे भी हिंदी लिखना तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस बताते जाओ, लेकिन कुछ जगह लिखना पड़ता है, परिवर्तित कर ले। ऐसे जीव क्या होते हैं? प्रासरण संरूपी। एग्जाम्पल भी देख लो, मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल से याद करोगे तो बात कुछ और ही रहेगी। अकशेरुकी जितने भी होते हैं, अकशेरुकी, है ना, वो क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, वो क्या होते हैं? प्रासरण संरूपी होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्रासरण नियमन की अगर मैं बात करूं, प्रासरण नियमन जिन्हें क्या बोला जाता है? ओस्मो रेगुलेटर कहा जाता है। ये ओस्मो रेगुलेटर जो जीव होते हैं ना, ये अपने शारीरिक द्रव्यों की जो प्रासरणीयता है वो बाह्य वातावरण के अनुसार चेंज नहीं करते। तो मैं क्या लिख देता हूं? चेंज नहीं करते। समझ जाना, किसको? शारीरिक द्रव्यों की प्रासरणीयता को बाह्य वातावरण के अनुसार चेंज नहीं करते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? ये होते हैं ओस्मो रेगुलेटर। एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल कौन होते हैं? जितने भी आप कशेरुकी देखोगे, कशेरुकी, जितने भी कशेरुकी होते हैं, एक सेकंड भैया, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट। कशेरुकी लिखा नहीं गया, ये वर्टिब्रेट इन्हें कहा जाता है, कशेरुकी। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? जो अपने प्रासरणीयता, शारीरिक द्रव्यों की जो प्रासरणीयता है उनको बाह्य वातावरण के अनुसार जो चेंज नहीं करते उन्हें बोला जाता है प्रासरण नियामक। जो चेंज कर देते हैं वो क्या होते हैं? ओस्मो कन्फर्मर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो कशेरुकी जितने भी है प्रासरण नियामक, एक एग्जाम्पल, एक अपवाद यहाँ पे देख लेना। अगर याद रखो तो अच्छी बात है, ना भी रखो तो। जो मिक्सीन मछली होती है ना, मिक्सीन मछली, वो प्रासरण संरूपी है, वो कशेरुकी होते हुए भी। याद रखो तो अच्छी बात है, ना भी याद रखो तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। यस और नो? समझ में आ गई क्या बात? अब मेरी बात सुनो, आगे का पॉइंट। बोले सर आप एक बात बता रहे थे ना, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बता रहे थे, कौन सी? बताऊंगा।
इस बात को आप इस प्रकार से समझो कि प्रासरणीयता ये भी एक उत्सर्जन का पार्ट है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूं। आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको प्रासरण शब्द, प्रासरण नियमन शब्द आपको सही से समझना होगा। एक लाइन बताऊंगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट, समझ में आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बातें, कौन होते हैं संरूपी और कौन होते हैं यहाँ पे नियामक। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे दो यहाँ पे मछलियाँ लिख रहा हूँ। एक तो स्वच्छ जल की लिख देता हूँ, एक तो है फ्रेश वाटर की मछली, फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल। एक मछली तो है स्वच्छ जल की, स्वच्छ जल की। देखना मजा आएगा, इस चीज को सीखो आप। एक है यहाँ पे समुद्री जल की, समुद्री जल की। दो मछलियां हैं जल जल की। देखो क्या लिखा गया है, जली लिखा गया है जली। जली को आग, बुझी को राग कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे स्वच्छ जल की मछली है एक तो मछली, और एक कौन सी मछली है भैया, समुद्री जल की मछली है। दो मछलियां हैं। अब इनकी प्रॉब्लम देखते हैं, और इन प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन किस प्रकार से स्वयं से करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हम तो करने नहीं जाते ना, ये स्वयं से अडेप्टिव कैसे होते हैं। देखो, स्वच्छ जल की मछली के पास में क्या होगा, जैसे ये मैंने एक मछली बना दी है जो कि कैसी मछली है, स्वच्छ जल की मछली है। ये लो, मछली जल की रानी है, और ये जो रानी मछली आप देख रहे हो वो कौन से जल की रानी है, स्वच्छ जल की मछली है। बात समझ में आ गई। ये लो, एक मछली हो गई, ये मछली है। हाँ, यहां पे देखो, एक मछली समुद्री जल की है, एक मछली ऐसे, ये मछली हो गई जो कि कैसी मछली है, समुद्री जल की मछली है। क्लियर है, ये एक मछली हो गई जो कि समुद्री जल की मछली है। ओके ओके, ये इसके आ गए पखने। ठीक है, अब इसके पास में क्या उपस्थित है, बोले सर स्वच्छ जल है, इसका मतलब इसके पास में जल की अधिकता है या नहीं है। सही बात है, जल की अधिकता है। क्या इसके पास में जल की अधिकता है? नहीं, इसके पास में जल की क्या है, कमी है। ठीक है, बात को समझते जाओ, आपको पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसके शरीर में जल क्या होगा, अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, बोले सर बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा जल अंदर, क्योंकि जल की अधिक मात्रा है, तो बाहर से भीतर क्या हो जाता है, जल। और बाहर जल उसी तरफ गमन करता है, जब प्रासरणीयता की मैं बात करूंगा तो जल उसी तरफ गमन करेगा जहां पर साल्ट्स की, जहां पर लवण की सांद्रता ज्यादा होगी। अब सोच करके देखो, बाह्य जल के अंदर सांद्रता इस लवण की ज्यादा होगी या शरीर के अंदर, बोले सर बाहर तो जल है, यानी शरीर के अंदर किसकी ज्यादा है मात्रा, साल्ट्स की मात्रा ज्यादा है। शरीर के अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो साल्ट्स होते हैं ना, उनकी एक आदत होती है, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे, यानी कि जल की तरफ आ जाएंगे। यस और नो? ठीक है, तो ये साल्ट्स तो आ जाते हैं इस स्वच्छ जल की, जो स्वच्छ जलीय मछली होती है बाहर, साल्ट्स आ गए बाहर, और जो जल होता है वो चला जाता है अंदर। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रॉब्लम है। ये इसकी क्या हो गई, प्रॉब्लम, कि जल अंदर चला जाता है और साल्ट बाहर, जिससे नियमन नहीं हो पाता है, जिसमें उस ये रेगुलेशन नहीं हो पाता, प्रासरण नियमन नहीं हो पाता। आयन बाहर आ जाएंगे, आयन शरीर के लिए जरूरी होते हैं, साल्ट जो होते हैं जरूरी होते हैं, लेकिन पूरे बाहर आ गए, पानी पानी हो गया, है ना। तो ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन कैसे करती है, ये मछली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करती है, इसको क्या करना होगा, जल की मात्रा यानी H2O को ग्रहण करना ये बंद कर दे। क्या कर दे, जल को ग्रहण करना बंद कर दे। दूसरा क्या उपाय हो सकता है, ये जो साल्ट्स होते हैं ना, उसके बचाव के लिए ये अल्प परासरी यानी कि लो कंसर्टेंट वाला अल्प परासरी मूत्र का क्या करे, उत्सर्जन करे। अल्प परासरी मूत्र का उत्सर्जन करने का मतलब हो गया, जिस मूत्र के अंदर क्या हो, साल्ट्स की मात्रा कम होगी तो भैया शरीर से त्याग कम होगा, जिससे साल्ट्स की मात्रा का जो कमी है वो दूर हो जाएगी। यस और नो? मूत्र के साथ में कम उत्सर्जित कर दो, और जब कम मात्रा साल्ट्स की मूत्र में होगी तो इसे बोलते हैं अल्प परासरी मूत्र। बात समझ में आ गई क्या? और क्या कर सकती है ये मछली, और बाहर से जो क्लोरीन आयन होते हैं उनको बाहर से ग्रहण करे। ये कुछ एक उपाय यानी सॉल्यूशन होते हैं, और ये करती भी है, तभी तो स्वच्छ जल की मछली जीवित रह पाती है।
ये सारा सिस्टम मैंने किसके लिए बताया? परासरण, कि एक जलीय जीव किस प्रकार से अपने शरीर में परासरण करता है और किस प्रकार का इनका उत्सर्जन हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब इस समुद्री जल की प्रॉब्लम के पास में आते हैं। समुद्री जल के बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है भैया? समुद्र का खारा पानी। खारा पानी का मतलब हो गया बाहर की ओर क्या उपस्थित होंगे? साल्ट्स उपस्थित होंगे या नहीं होंगे? साल्ट्स होंगे। इसका मतलब है वो जल तो उसके लिए है ही नहीं। अब भैया जल भी जरूरी और साल्ट्स भी जरूरी, लेकिन ये साल्ट्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर शरीर के अंदर चले जाते हैं। जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों चले जाते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर जल होता है ज्यादा, और मैंने कहा था इन साल्ट्स की एक आदत है, जल की तरफ जाते हैं। यस और नो? तो शरीर में पानी की तो होती है मात्रा कम, लेकिन साल्ट्स की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है? ज्यादा। और रेगुलेशन क्या हो जाता है? जाता है बिगड़। अब सॉल्यूशन कैसे करें? तो चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए इनको क्या करना होगा? इन समुद्री मछली को सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए बताओ? बोले सर एक काम करना चाहिए, इनको सबसे पहले तो जल ग्रहण करना चाहिए ताकि इनकी जल की कमी पूरी हो सके। दूसरा इनको उपाय क्या करना चाहिए? ये अति पराशरी मूत्र, अति पराशरी मूत्र उत्सर्जित, हाईली कंसंट्रेटेड मूत्र जो है उत्सर्जित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होगा? ये जो साल्ट्स की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होगी इसका मतलब शरीर से साल्ट बाहर आ रहे हैं। ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। और क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? ये जो क्लोरीन आयन है, जो आयन ग्रहण कर रहे थे वो ग्रहण करना क्या कर दे? बंद कर दे। इस प्रकार से शरीर में रेगुलेशन बनाया जा सकता है। और ये मैंने दो एग्जाम्पल आपको बता दिए, स्वच्छ जल की मछली और समुद्री जल की मछली। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन क्या होता है, परासरण क्या होता है। क्लियर है? फंडा क्लियर है? अब देखो मैंने कहा था एक लाइन के द्वारा एक चीज बताऊंगा और वो आप याद कर लोगे तो भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। क्या? देखो एक शब्द होता है यहां पे ओस्मो रेगुलेशन। इस ओस्मो रेगुलेशन को मैंने अच्छे से समझा दिया और उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया। एक दूसरा होता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, ये दो रेगुलेशन मिलने वाले शब्द मैंने आपको लिख दिए हैं। इन दोनों रेगुलेशन का, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो यानी ताप का नियमन, ओस्मो यानी परासरण नियमन, साल्ट और जल का नियमन, किसके द्वारा किया जाता है ये मुझे आपको बताना है। किसके द्वारा किया जाता है बंधुओं? ये किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये मुझे बात बतानी थी। अब मैं ओस्मो रेगुलेशन यदि आपको नहीं समझाता तो आप इसे रटते, समझ में नहीं आता और कुछ जिज्ञासु मित्र इसको वेट करते रह जाते। ठीक है, अब समझ में आ गई ना बात? हाँ, तो ये होता है ओस्मो रेगुलेशन। तो ताप नियमन, ताप नियमन तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं हमारी बॉडी के द्वारा, टेम्परेचर नियमन। तो दो शब्द आपको बोल देगा, ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में हाइपोथैलेमस के लिए याद रखना, भूख और प्यास का नियमन भी किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। भूख, प्यास, ताप, प्रासरण नियमन हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े क्या? चलो। बोले सर ये क्वेश्चन मन में आ रहा है, आप बुरा ना माने तो पूछ लूं। मैंने कहा पूछ लो। बोले नहीं सर आप बुरा मान जाओगे। अरे नहीं मानूंगा बुरा, आप तो पूछ लो। पक्का सर? बिल्कुल। बोलते सर एक बात बताओ, आपने एक तो कहा उत्सर्जन, एक कहा ओस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियमन। बोले सर इन दोनों के लिए जो उत्सर्जन करने वाले अंग होते हैं वो समान होते हैं क्या? मेरे दिल में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, ओस्मो रेगुलेशन जो एक्सक्रीटरी है यानी उत्सर्जन है, इन दोनों के लिए हमारे जो शरीर के अंग हैं वो समान होते हैं क्या? बिल्कुल जी भैया, बिल्कुल आपने सही कहा, समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो मैं लिखूंगा ओस्मो रेगुलेशन। ये तो समझ में आ ही गया ना ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी उत्सर्जन। दोनों के लिए, दोनों के लिए शरीर में समान अंग होते हैं, समान अंग होते हैं। बस एक अपवाद भी याद रख लेना, अपवाद, अपवाद याद रख लेना। बोले सर बताओ कौन सा? प्रोटोजोआ तो जानते ही हो। मैंने कहा, बोले सर हाँ बिल्कुल प्रोटोजोआ जानते हैं।
प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा को जानते हो क्या? बोले सर बिल्कुल जानते हैं। अमीबा वही चक्कू की धार, चक्कू की नोक के नीचे अमर जीव। हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही। अमीबा जो है ना अपवाद है भैया इसका। प्रोटोजोआ में अमीबा क्या है? अपवाद है। बोले सर कैसे? देखो इसमें ओस्मो रेगुलेशन और यहाँ पे उत्सर्जन दोनों अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। उत्सर्जन वैसे देखो मुझे इतनी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैंने अपवाद बता दिया वही खूब है, लेकिन आप समझो तो सही किस प्रकार से, है ना, ताकि याद रह जाए, वाकई याद रह जाए। उत्सर्जन और यहाँ पे परासरण नियमन, परासरण नियमन किसके द्वारा किया जाता है ये देख लो। उत्सर्जन तो किया जाता है इसकी सामान्य सतह से, जो शरीर की सामान्य सतह है ना उसके द्वारा। क्लियर? प्रासरण नियमन किया जाता है संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा, संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। ठीक है, और ये बात तो मैं आपको सेल बायोलॉजी में भी बता चुका हूँ। यस और नो? समझ में आ गई बात? यानी कि ओस्मो रेगुलेशन और यहाँ पे एक्सक्रीशन के समान ऑर्गन पाए जाते हैं शरीर में, ये मैंने अपवाद बता दिया है। एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप अमीबा को स्वच्छ जल से निकाल करके समुद्री जल में आप डाल दोगे इस अमीबा को, तो इसके जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव ये वैक्यूल है यानी संकुचनशील रिक्तिका है वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, वैसे सुन लो, रैंडमली आप सुन लो। जो ऊंट और जो उपास्थल मछलियां होती है, कैमल और कार्टिलेज फिश जिन्हें बोला जाता है, वो प्रासरण नियमन के लिए यूरिया को अपने शरीर के ऊतकों के अंदर समायोजित रखते हैं। क्लियर है? क्यों रखते हैं? ताकि प्रासरण नियमन कर सके। क्लियर? चलो अब देखो, मैंने आपको एक बात स्टार्ट में बताई थी कि अलग अलग जीवों के अंदर उत्सर्जी अंग भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में उत्सर्जी अंग भी क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं समझोगे ना अलग, फिर मैंने लिखा है दो, इसका मतलब अलग को दो बार पढ़ना है, ऐसे मत समझ लेना। अलग दो, अलग दो, है ना? ओके, तो अलग अलग जीवों के अंदर क्या होते हैं? ओस्मो रेगुलेट उत्सर्जन के अंग अलग अलग होते हैं। एक बार सामान्य से जानकारी बता रहा हूं मैं, है ना, ताकि जो मैं मेन बात पे जाऊं ना वो आपके लिए सॉलिड बन जाए, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तभी तो मैं ये बेसिक फंडामेंटल बातें आपको जरूर से बताता हूँ। ये बात सच है कि जितना टाइम मैंने अभी तक लिया है उतनी देर में तो आपका वो उत्सर्जी अंग वाला चैप्टर खत्म हो जाता, कंप्लीट हो जाता। इतना सा ही दे रखा है। यस और नो? हम उत्सर्जन करने जाए ना, इतना सा में तो कंप्लीट हो जाए, इतना सा पार्ट ही दे रखा है। लेकिन ऐसा है कि इतना से पार्ट से पार नहीं पड़ने वाली। एक सेकंड में लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ, वरना इतनी सी लाइट से पार नहीं पड़ने वाली। तो बायोलॉजी का पार्ट है भैया, आपके ज़्यादा पूछा जाएगा, जो जितना पूछा जाएगा कम से कम उतना तो तैयार करें ना। यस हो? ठीक है, शुरू कर दे। अलग अलग जीवों के अंदर मैंने क्या बताया? उत्सर्जन के जो अंग होते हैं वो भी कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। सुनते जाओ। अब सुनो, सबसे पहले कौन आता है? प्रोटोजोआ। सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? प्रोटोजोआ के बारे में। पीपी प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ से पहले मैं एक और बता दूं क्या आपको? प्रोटोजोआ से पहले क्यों बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पोरीफेरा। अब मेरी बात सुन लो, मैं कुछ एक आपको ये प्रोटोजोआ के पोरीफेरा संघ के सदस्य बता रहा हूँ, यानी कि ये अलग अलग संघों के मैं जीव बताऊंगा जिनके लिए उत्सर्जन के अंग कौन कौन से होते हैं। याद रखना, हेल्पफुल होंगी चीजें। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, सीटी, पीपी, सीटी। सी का मतलब क्या हो गया? सिलेंट्रेटा, ये सिलेंट्रेटा हो गया। टी का मतलब हो गया टीनोफोरा, जिसे क्या बोलते हैं? टीनोफोरा। ठीक है, ओके। ये चार के चार पीपीसीटी, ये ट्रिक आप बना सकते हो। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन सभी के अंदर उत्सर्जी अंग नहीं होते। उत्सर्जी अंग नहीं होते। बोले सर उत्सर्जन किससे करते हैं फिर? सामान्य शरीर की सतह से, सामान्य सतह से, जो सामान्य शरीर की सतह होती है ना उसके द्वारा करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कोई भी सदस्य के बारे में तो मैंने डायरेक्ट सभी का बता दिया है, सामान्य सतह से उत्सर्जित करते हैं। फिर कौन आ जाता है? फिर आ जाता है प्लेंटी हेलमिंथेज। ठीक है, प्लेंटी हेलमिंथेज। प्लेंटी हेलमिंथेज का आप सभी को पता है, प्लेंटी हेलमिंथेज चपटे कर्मी जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले अंग का निर्माण किससे होता है? प्लेंटी हेलमिंथेज से होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल सही बात है।
तो प्लेंटी हेल्मिंथीज के अंदर होती है क्या, उत्सर्जन करने के लिए अंग आ जाता है और उस अंग का क्या नाम होता है, फ्लैम। क्या नाम होता है, फ्लैम सेल के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है। ज्वाला कोशिका, फ्लैम का मतलब ज्वाला नहीं होती कि फ्लैम, हाँ वही ज्वाला। यस और नो। या इसी को क्या बोला जाता है, सोलेनोसाइट सेल, कुछ भी याद रख लेना। इसके बाद में कौन आ जाता है, एस के हेल्मिंथीज, और एस के हेल्मिंथीज के अंदर क्या आ जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए भैया, एस के हेल्मिंथीज का जरूर से आपसे पूछ लेगा, रेनेट सेल। ठीक है, रेनेट सेल। फिर कौन आता है, एनिलिडा, 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 एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब समझ गए क्या, कौन सा जीव, वही किसानों का मित्र। इसके बारे में तो मैं बताता ही रहता हूँ, है ना। और कौन होते हैं उसमें, नेफ्रीडिया। कौन होते हैं, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया को क्या बोलते हैं, वृक्कक, वृक्कक नहीं, वृक्कक। ठीक है, नेफ्रीडिया। ओके, चलो आगे देखो। फिर कौन हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर कीट की बात कर ले तो भैया मेलपीजी नलिका, मेलपीजी नलिका के नाम से इन्हें जाना जाता है, नलिका। ये स्टार मार्क कर देता हूँ, याद रखना पड़ेगा इसका, है ना। और किसके लिए पूछ सकता है आपको यहाँ पे, और पूछ सकता है, एक आपने ग्रीन ग्लैंड नाम सुना होगा, ग्रीन ग्लैंड, झींगा। झींगा जो मछली होती है ना, उसमें होती है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, ओके, ये भी याद रखना। और भी याद अगर चाहो मैं ऑर्थोपोडा के अंदर, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसका एग्जाम्पल, मकड़ी का बताता हूँ, मकड़ी। मकड़ी और साथ में बिच्छू का भी याद कर लेना, बिच्छू। मकड़ी और जो बिच्छू होते हैं ना, उनमें होती है कोक्शल ग्लैंड, ग्रंथि जिसे बोलते हैं, जो कि उत्सर्जन करने में सहायक होती है, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। ये क्या हो गए, ऑर्थोपोडा के मैंने कुछ एक जीव ऐसे बता दिए हैं जिसके अंदर है, आपको ये याद रखना है कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। जैसे आपको पूछ ले डायरेक्ट, कीट में उत्सर्जी अंग क्या होगा, कीट के अंदर कौन आ जाता है, ऑर्थोपोडा का सदस्य कोकरोच, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। कोकरोच में कौन होता है, मकड़ी में कौन, बिच्छू में कौन, झींगा मछली में कौन, ये सब पूछ लिया जाता है। यस और नो। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे ऑर्थोपोडा के बाद में किसकी बात करें, मोलस्का की बात कर लें, मोलस्का। अब देखो एक चीज, मैं सारे संघ के बारे में बता रहा हूं तो आप भी याद कर लेना। गेपर व बोजेनस के अंग आपने नाम सुने होंगे, बोजेनस अंग, जो कि क्या होते हैं, मोलस्का सदस्य के अंदर। मोलस्का वही भैया सीप पाया जाता है। ये गेबर और बोजेनस के अंग है, जो कि मेटानेफ्रीडिया नाम से जाना जाता है। एक स्टारफिश का याद रखना, स्टारफिश। स्टारफिश किस संघ का सदस्य है, इकाइनोडर्मेटा का, जो कि इसमें उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, उत्सर्जी अंग नहीं, उत्सर्जी अंग नहीं होते। फिर ये उत्सर्जन किससे, सामान्य सतह से, सामान्य सतह से ये उत्सर्जन करती है। ठीक है, ओके, स्टारफिश का याद रख लेना। अब किसी का याद नहीं रखना, अब तो डायरेक्ट अपने पे याद कर लेना। जैसे अपने यानी कि कशेरुकी की मैं कोर डेटा की मैं बात करूंगा, कोर डेटा, ये नॉन कोर डेट्स की बात होती है, कोर डेटा, कोर डेटा के लिए मैं बात करूं तो कोर डेटा के लिए देखो अलग अलग होते हैं। वैसे तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सिफेलोकोर हो गया, यूरोकोर हो गया, वर्टिब्रेट हो गए, है ना। तो डायरेक्टली मैं उन सभी के लिए एक शब्द बोल देता हूँ, अलग अलग होती है इनके अंदर उत्सर्जन के अंग, और उनमें मेन जो विकसित होती है वो होती है किडनी। क्लियर है, कोर डेटा का पूछ ले तो किडनी। बात समझ में आ गई क्या। अब मेरी बात सुनो, ये सारे याद हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इस कीट का याद रखना, एक तो साथ में स्टारफिश का याद रख लेना, और एक किसका याद रखना आपके लिए ठीक होगा, और चाहे याद रहे ना याद रहे, अपनी किडनी को भी याद रख लेना, है ना, कुछ दो चार। अब साथ में आपको मैंने बता दिया है, याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट से वो ज़रूर से याद रख लेना है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताता हूँ, एक्सक्रीटरी उत्पाद बताता हूँ कि क्या क्या उत्सर्जित किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, फिर अपनी किडनी पर चलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक तो हम उत्सर्जित करते हैं किसका, अमोनिया का। एक हम उत्सर्जित करते हैं किसका, यूरिया का। एक हम उत्सर्जन करते हैं किसका, यूरिक एसिड का। ये तीन हम यहाँ पे नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिसका हम क्या करेंगे भैया, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बता दिया, अमोनिया, यूरिया
और यूरिक एसिड। सबसे पहले आप अमोनिया का उत्सर्जन समझ लो। अमोनिया का जो उत्सर्जन है, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अमोनियोटैलिक। क्या कहा जाता है? अमोनियोटैलिक, टैलिक, ठीक है, मैं बता भी दिया हूं। अमोनियोटैलिक इन्हें कहा जाता है। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को कहा जाता है यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं इन्हें बोला जाता है यूरिकोटैलिक। ठीक है, ये वो जीव हो गए जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, अमोनियोटैलिक, और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक, और यहाँ पे जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटैलिक। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो। सबसे ज्यादा सांद्रित की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सांद्रित कौन होता है? अमोनिया। ठीक है, सांद्रित। और सबसे फिर इसके बाद में कौन कम आ जाता है? मध्यम अगर मैं लिखूं तो किसे लिखूंगा? यूरिया को। और सबसे कम सांद्रित कौन आ जाता है? सबसे कम आ जाता है यूरिया। बात समझ में आ गई? येलो। ओके, इसके बाद में इसके अमोनिया के उत्सर्जन करने के लिए, अब भैया उसको उत्सर्जन भी तो करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जल की, सांद्रित अधिक है तो सबसे ज्यादा जल की भी आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा जल की उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन हेतु आवश्यकता, ठीक है, ओके, सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है अमोनिया के उत्सर्जन के लिए। ठीक है, फिर इसके लिए थोड़ी सी कम, तो मैं लिख देता हूं कम, और इसके लिए लिख देता हूं सबसे कम अगर किसी नाइट्रोजनी पदार्थ को उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है तो वो यूरिक एसिड के लिए। क्लियर है क्या इतनी बात? अब देखो एग्जाम्पल इनका समझ लो। एग्जाम्पल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। अमोनिया, जो जलीय जीव होते हैं जिन्हें एक्वेटिव जीव बोले जाते हैं, जलीय जीव, एग्जाम्पल देख लेना भैया, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, जलीय जीव, ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। टेडपोल को जानते हो क्या? टेडपोल भी जल के अंदर ही अपना जीवन बनाता है। लार्वा है ये, लार्वा, मेंढक का लार्वा। किसका लार्वा है? मेंढक का। ठीक है, मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। ये जल में रहता है ना, तो जलीय जीव के अंदर ही आ जाता है। यस और नो? एक और क्रोकोडाइल, जिसे मगरमच्छ बोलते हैं, क्रोकोडाइल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो है वो भी क्या होता है? जल में रहता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? अमोनियोटैलिक हो गया। यस और नो? जल में रहने वालों के पास में जल की कमी नहीं है और इसमें सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अगर मैं यूरियोटैलिक के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कौन आ जाता है? जैसे हम भी किसका उत्सर्जन करते हैं? हम उत्सर्जन करते हैं यूरिया का। इसका मतलब मैं लिख देता हूं मैमल्स। ठीक है, यानी स्तनधारी की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैमल्स जो हैं यहाँ पे किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे देखो। आगे अगर एग्जाम्पल बताऊं तो जो मेंढक होता है, मेंढक, फ्रोग का लार्वा नहीं, मेंढक का लार्वा टेडपोल तो होता है अमोनियोटैलिक, जबकि मेंढक खुद क्या होता है? यूरियोटैलिक। और देख लो जैसे कार्टिलेज फिश का मतलब समझ गए क्या? एक तो होती है बोनी फिश, अस्थिल मछली, एक होती है उपास्थल मछली। तो उपास्थल मछलियां जो होती हैं वो होती है यूरियोटैलिक। ठीक है, ओके। दूसरा देखो, अच्छा, यूरिक एसिड कौन उत्सर्जित करता है? उड़ने वाले पक्षी, पक्षी और उड़ने वाले कीट। अब आपने देखा होगा जो पक्षी, एक और फिर मैं समझाता हूँ, रेप्टाइल्स और लिख लो, रेप्टाइल्स। हाँ ठीक है, ये लो रेप्टाइल्स का अपवाद देखो, क्रोकोडाइल, अमोनियोटैलिक है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं पहले ही, है ना, मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन किसका उत्सर्जन करेगा, उसे क्या कहेंगे और क्या क्या इसकी विशेषता होती है। ठीक है, ये बात बता दी है। तो ये टेबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, याद कर लेना, ज़्यादा खास दिक्कत देने वाली नहीं है, बहुत ही आसान सी टेबल है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी जुकाम लगी थी 2 दिन पहले, और इतनी परेशान कर देती है ना ये जुकाम, कार्य करने की एफिशिएंसी को एकदम कम कर देती है ना। मतलब कमाल की बात है ना, एक छोटी सी चीज़ हमें कितना परेशान कर देती, डिस्टर्ब कर देती है।
लेकिन फिलहाल ठीक हूँ। 2 दिन में मैंने अच्छा खासा इसका ट्रीटमेंट कर लिया है। कोई केमिकल एलोपैथी नहीं भैया, काढ़े बना करके पीना चाहिए। ऐसा ऐसा इस प्रकार का सीन होना चाहिए जुकाम के अंदर कि अपने शरीर का जो टेम्परेचर है ना उसे हाई करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या, क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है ना कोल्ड की वजह से हुई है, इसका मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज कर दो, है ना, तो आराम आ जाएगा। आज 3rd डे है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी है और ठीक है। लेकिन वैसे देखो 5 से 7 दिन तक का इसका टाइम होता है, वो रहेगी जो रहेगी, लेकिन हम कुछ एक उपाय करके इसको समय को कम कर सकते हैं और साथ में परेशानी को भी कम कर सकते हैं। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई एंटीबायोटिक्स ले लिए, ये एंटीबायोटिक्स जैसे यहाँ पे पैरासीटामोल वगैरह लेने का बहुत ही प्रचलन बना हुआ है, वो गलत बात है। इससे अच्छा आप मार्केट में सेट्राजिन जो मिल रही है ना, एंटी एलर्जिक, है ना, वो चाव करके आप ले सकते हो। 1-2 गोलियाँ, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो एंटी एलर्जिक है तो उससे छींक वगैरह उसमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। उससे क्या होता है, एंटीबायोटिक जीवाणुओं के लिए बनती है, वायरस के लिए नहीं बनती है। तो भैया ये तो वायरस है, ये तो राइनो वायरस होता है ना। चलो ठीक है, हम कहाँ से कहाँ आ गए। ओके, तो ये तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन वाला चैप्टर मैंने फंडामेंटल बातें आपको समझा दी है। आपकी किताब में नहीं दे रखा था, 11th क्लास की किताबों में ये कुछ लाइनें आपको मिल जाएंगी और उन लाइनों को कंप्लीट करके मैंने आपको समझा दिया है। बात समझ में आ गई? तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई। मुझे लगता है थोड़ा सा ये चैप्टर आपके लिए हार्ड बन जाएगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो जो भी पॉइंट आपको हार्ड लगे एक बार बैक करके वापस से देख लेना, ठीक है। और पढ़ाते वक्त अगर कुछ डिस्टर्बेंस आपको फील हुई है, यानी मुझे लगा है कि आज थोड़ी सी एफिशिएंसी कम थी, तो उसके लिए मैं आपसे पहले क्षमा चाहता हूँ। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, लेकिन कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ो। यस और नो, जिस भी पॉइंट में दिक्कत आए आप वापस से वीडियो करके देख लेना। क्लियर है? ठीक है। इसका चैप्टर ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर में कोशिश करूँगा जल्द से जल्द हो जाए प्यारे दोस्तों, और कंटिन्यू आपको क्लास दे सकूँ। और दीपावली की भी पास में आ गई है तो उसकी वजह से हो सकता है छुट्टी हो जाए, और टेस्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि दीपावली पर आपको उपलब्ध करा पाऊँ। चिंता मत करो, जो मैंने बातें बता दी है ना सारी की सारी मैं कंप्लीट वादा पूरा करूंगा। जो क्लासें थी वो भी मैं कंप्लीट आपको दूंगा, ठीक है। और मैंने टेस्ट जो आपको बताए हैं वो भी मैं आपको, जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं वो चिंता मत कर देना कि सर ये तो भाई गड़बड़ हो गई। अरे पक्का टेस्ट भी होंगे, क्लासें भी होंगी, सब कुछ होंगे। एक बार आप दीपावली भी ढंग से बना लो, तब तक मैं आपको क्लासेस जो जो प्रोवाइड कराता जाऊँ वो आप पढ़ते जाना है, ठीक है। तो अग्रिम दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे दोस्तों, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।